like your help. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग के ड्रामा लेकर आई हूँ जो बहुत ही मिस्टीरियस और थ्रिलिंग है और उसका नाम है द लिटिल वुमेन, जो अभी रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ है। और इस ड्रामे की स्टोरी 3 बहनों के इर्द गिर्द घूमती है और ये बहनें एक बहुत बड़े केस में फंस जाती हैं साउथ कोरिया की एक रिचेस्ट और इन्फ्लुएंशियल फैमिली के अगेंस्ट। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामे के टोटल 12 एपिसोड्स हैं जो वीकली 2 रिलीज़ होंगे, और जहां हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास में रहने वाली इंजू एक मिलियनेयर बन जाती है। सो गाइज, आइए देखते हैं कि इंजू के साथ आगे क्या क्या होता है। और वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 बहनों को दिखाया जाता है जो अपने बचपन के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं कि हमने अपना बचपन कितनी गरीबी और परेशानियों से गुजारा है, जहां हमारे पास पैसे तक नहीं होते थे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ तक कि बर्थडे केक लाने के लिए भी। इसी वजह से हमारी मॉम 5 एग्स पर कैंडल लगाकर हमें देती थी कट करने के लिए। लेकिन शुक्र है अब हमारी छोटी बहन को दिन नहीं देखने पड़ेंगे और ना ही वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। अब कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो होते हैं जिससे हम उसके लिए केक ला सकें। और फिर बाद में उनकी छोटी बहन इनहाई घर आती है और वो उसे बर्थडे सरप्राइज़ देती हैं दोनों मिलकर। बाद में उनकी मॉम अपनी जॉब से घर आती हैं और उनका छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन ख़राब कर देती हैं। और फिर बाद में वो दोनों बहनें इनहाई को डिनर टेबल पर बर्थडे गिफ्ट में कुछ पैसे देती हैं जिससे वो अपने स्कूल ट्रिप पर जा सके। लेकिन उनकी मॉम वो पैसे छीन लेती हैं और कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है एक बेकार की ट्रिप पर इतने सारे पैसे बर्बाद करने की। और कहती हैं कि मैं कब से तुम्हारे डैड के पास फिलीपींस जाने का सोच रही थी, और जब तुम्हारे डैड के पैर में चोट लगी थी तो तब भी मैंने तुम दोनों से पैसे मांगे थे, लेकिन तुमने बोला हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अब इन पैसों से तुम्हारे डैड से मिलने जाऊंगी। तो उनकी बड़ी बेटी इंजू कहती है कि हमारा ये जो हाल है ना, हम इतनी गरीबी में और अपनी सारी ख्वाहिशों को मारकर जी रहे हैं, वो बस डैड की वजह से ही है, जो वो हमारे ऊपर इतना कर्जा छोड़ के गए थे और पिछले 4 सालों से हम उसे ही उतार रहे हैं। और ऊपर से इस घर का रेंट और खर्चे अलग, इसलिए आप फिलीपींस नहीं जा सकती इतने पैसे खर्च कर उनसे मिलने। ये सुनकर उनकी दूसरी बेटी इन क्योंग भी कहती है कि इनहाई ने खुद इतनी मेहनत कर स्कॉलरशिप हासिल की और बेस्ट आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया और इसने आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा। ये जानकर उसकी मॉम भी कहती है कि मुझे तो लगा था इसको चैरिटी में वहाँ एडमिशन मिला होगा। और अपनी मॉम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तीनों बहनें निराश होकर अपनी मॉम को देखने लगती हैं। फिर इंजू अपनी मॉम से कहती है कि जब इनहाई का वहाँ एडमिशन हुआ था तो मैंने और इन क्योंग ने खुद से प्रॉमिस किया था कि हमारी तरह सफ़र नहीं करेगी और ना ही उस स्कूल में जाकर कभी खुद को छोटा और एम्बैरेस्ड फील करेगी। और ये बोलकर अपनी मॉम से पैसे छीनकर वो इनहाई को दे देती है। लेकिन रात को उन तीनों के सोने के बाद उनकी मॉम वो पैसे चुरा लेती हैं और पैसे लेकर वहाँ एक नोट लिखकर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर सुबह उठकर इंजू वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि आज तक मैंने तुम लोगों की वजह से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और वैसे भी इनहाई को बहुत मौके मिल जाएंगे अब्रॉड जाने के लिए क्योंकि वो अभी बहुत यंग है, लेकिन मुझे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। और वो लेटर देखने के बाद इंजू बहुत गुस्सा हो जाती है और साथ ही परेशान भी कि अब हम इनहाई को स्कूल ट्रिप पर कैसे भेजेंगे। ये देखकर वहीं खड़ी इनहाई अपनी दोनों बड़ी बहनों को परेशान होता हुआ देखती है और उनसे कहती है भूल जाओ सब जो भी कुछ हुआ, वैसे भी मैंने कभी उस ट्रिप पर जाने का प्लान नहीं किया था। इनहाई की ऐसी बातें सुनकर इंजू रोने लगती है और इन ह्योंग से कहती है कि हम दोनों मिलकर आधे आधे पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फिर इनहाई कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम दोनों पर बर्डन नहीं डालना चाहती और ना ही मुझे अच्छा लगता है जब तुम दोनों मेरी वजह से इतना प्रेशर लेती हो और परेशान होती हो। बाद में इंजू अपने ऑफिस आकर अपनी हेड से पैसे मांगती है, लेकिन वो उसके आउटकास्ट होने की वजह से उसे इंसल्ट करती है और उसके साथ साथ उसे पैसे देने के लिए भी मना कर देती है। फिर लंच टाइम में इंजू अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और वो भी इंजू की तरह ही आउटकास्ट होती है 14 फ्लोर की। इंजू अपनी फ्रेंड हुआ यंग से कहती है कि मैं गरीब हूँ और लोअर फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, प्लस डाइवोर्सी भी हूँ, इसीलिए इन लोगों ने मुझे आउटकास्ट बना दिया है। लेकिन तुम तो इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हारे इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल्स दोनों ही इतनी अच्छी हैं, फिर तुम्हारे साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मैं भी गरीब ही हूँ और लोग मुझे देखकर रिजेक्ट कर देते हैं शादी के लिए, इसी वजह से मैंने उम्मीद भी छोड़ दी है कि कभी मेरी शादी होगी।
और इंजू से कहती है कि तुम्हें उन लोगों से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे और कोई नहीं, मैं तुम्हें अपनी सेविंग्स में से पैसे दे दूंगी। इंजू भी उससे कहती है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। ये सुनकर हुआयंग उससे कहती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो एक ऑफिस में से बस तुम ही थी जो मुझसे मिलने आती थी और मेरी हेल्प करती थी, और इनफैक्ट मेरे पास भी रुकी थी 2 दिन जब तक हमने उनको बरी नहीं किया था, इसलिए मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती। कि तभी बात करते टाइम इंजू का ध्यान अपने फ्रेंड के पैर पर जाता है जिस पर एक टैटू होता है, जिसे देखकर वो पूछती है इसका क्या मतलब है। तो हुआयंग उसे बताती है कि इस डेट को ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ इन योंग जिस ऑफिस में काम करती है उसके हेड उसकी रिपोर्टिंग देखकर उससे पूछते हैं कि तुम एंकरिंग करते टाइम रो क्यों रही थी। ये सुनकर इन योंग बहाना बना देती है, लेकिन जब भी उसके हेड उसकी इस हरकत पर नाराज हो जाते हैं और उसको समझाते हैं, फिर वो बाद में वॉशरूम जाकर माउथ वॉश करने लगती है। कि तभी उसकी फेलो रिपोर्टर वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर इन योंग उसे बताती है कि मैं उस टाइम रो नहीं रही थी, बस ऐसे केसेस देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। और इसी वजह से वो अपने हेड से पैसों के लिए नहीं बोल पाती और बाद में इन हाई की ट्रिप के लिए हाई इंटरेस्ट पर लोन लेने की सोचती है। मगर उसी टाइम उसके पास उसकी आंटी की कॉल आ जाती है और वो उससे कहती हैं क्यों ना तुम इस वीकेंड पर मुझसे मिलने आ जाओ। इन योंग पूछती है लेकिन किस लिए। तो उसकी आंटी बताती हैं कि तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया कि वो वापस कोरिया नहीं आएंगी और मुझसे तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए बोला है। इन योंग भी अपनी आंटी से पूछते हैं लेकिन आप तो मेरी मॉम को पसंद नहीं करती थी और हमेशा उन्हें उल्टा सीधा बोलती थी, तो फिर वो आपको हमारा ध्यान रखने के लिए क्यों बोलेंगी। आंटी कहती है शायद पैसों के लिए, तो इसीलिए सैटरडे को आ जाना, साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे और इस बारे में बात भी कर लेंगे। और फिर बाद में घर आकर इन योंग इंजू को आंटी की कॉल के बारे में बताती है। तो इंजू कहती है शायद आंटी अकेले बोर हो गई होंगी और इसीलिए वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हें थोड़े से पैसों का लालच देकर बुला रही हैं, और वैसे भी हम जानते ही हैं कि वो लोगों को कैसे मैनिपुलेट करती हैं पैसों से। और वहीं अपने रूम में बैठी इनहाई भी अपनी एज जितनी लड़की की ही पेंटिंग बना रही होती है। अगले दिन इंजू अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है, जहां उसके कपड़े देखकर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। लेकिन तभी इंजू की हील टूट जाती है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड उसको अपने शूज़ देती है। और ये देखकर इंजू अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मेरे कपड़े इस जगह के हिसाब से सस्ते और बेकार लग रहे हैं ना। तो ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसको अपना ब्लेज़र और हील्स दे देती है पहनने के लिए, और वो पहनकर इंजू कहती है कि अब मैं भी अमीर और अच्छे घर की लग रही हूँ ना। फिर बाद में लंच करते टाइम इंजू अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो तुम क्या करोगी। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि पहले तुम बताओ कि तुम क्या करोगी। तो इंजू बताती है कि मैं एक अच्छा सा अपार्टमेंट लूँगी जहाँ मैं अपनी बहनों के साथ रह सकूँ, और फिर उस दिन मैं सुकून से सोऊंगी बिना किसी परेशानी और टेंशन के। लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से। और अपनी फ्रेंड हुआयंग से पूछती है कि अब तुम बताओ कि तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी। तो हुआयंग बताती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, बस किसी सुकून की जगह जाकर आराम से अकेले रहूँगी और वहाँ जाकर सोचूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं गरीबी की वजह से नहीं कर पाई। फिर इंजू हुआयंग से कहती है कि ऑफिस में सब तुम्हें एक मिस्ट्रेस कहते हैं और ये कहते हैं कि तुमने एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चलाया है, मगर ये सब सुनकर भी तुम चुप रहती और उन लोगों को जवाब क्यों नहीं देती। तो हुआयंग कहती है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास उन सभी के रियल सीक्रेट्स हैं। और फिर इंजू को 1.25 मिलियन वॉन ट्रांसफ़र कर देती है और बताती है तुम्हें याद है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया था, जिससे तुम्हें और मुझे बहुत फ़ायदा होगा। और ये बोलकर इंजू से वो कुछ पेपर साइन करा लेती है और कहती है कि मुझे अब्रॉड में रजिस्टर करने हैं। लेकिन जब इंजू वो पेपर देखती है तो वो सब इंग्लिश में होता है, मगर वो उन पर साइन कर देती है क्योंकि उसको उसके फ्रेंड पर ट्रस्ट होता है। बाद में जब इंजू वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसने उसके जैसे सेम हील्स पहनी होती हैं और उसे पूछती है कि तुमने ये कहाँ से ली। तो इंजू बताती है कि मेरी फ्रेंड ने दी हैं। तो वो लड़की उससे कहती है कि कोरिया में बस 3 ही पेयर्स थे, इसीलिए मैं जानने के लिए थोड़ी क्यूरियस थी कि मेरे अलावा और किन 2 लोगों ने ख़रीदा है। वहीं दूसरी तरफ इन योंग भी अपनी आंटी से मिलने जाती है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करती है और अपनी आंटी से इनहाई के लिए पैसे मांगती है और उसकी आंटी उसको पैसे दे भी देती हैं और कहती हैं कि पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 महीने तक हर वीकेंड मेरे पास आकर ऐसे ही मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना और मुझे न्यूज़पेपर सुना दिया करना पढ़कर। वहीं इंजू भी इनहाई के पास आती है और उसको पैसे देने लगती है, लेकिन इनहाई वो पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी दोनों बहनें परेशान हो, और वैसे भी मैंने अपनी टीचर से कह दिया है कि मैं नहीं जा रही, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर इंजू उसका पीछा करती है
और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि इनहाई ने अपनी क्लासमेट की ही पेंटिंग बनाई है जिसके लिए उसकी मॉम इनहाई को पे कर रही थी, मगर इंजू वहाँ आकर वो पैसे उन्हें वापस कर देती है और इनहाई को वहाँ से ले जाती है। और रास्ते में इनहाई से कहती है कि तुमने मुझसे पैसे नहीं लिए मगर अपनी फ्रेंड की मम्मी से ले लिए। तो इनहाई बताती है कि मैंने वो पैसे अपनी मेहनत से कमाए थे और क्या मेहनत करना गलत बात है। इंजू भी जवाब देती है और कहती है हाँ, क्योंकि वो लोग हम पर तरस खाकर हमें गरीब समझकर हमारी मदद कर रहे थे और अपना बचा हुआ खाना और कपड़े देते हैं, और अगर हम सब उनसे वो ले लेंगे तो वो लोग हमें खुद से नीचा समझेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में भी ये सब सोचें। फिर अगले दिन इंजू ऑफिस आकर हुआयंग का मेल पढ़ती है जिसमें वो उसे बताती है कि मैं यूरोप जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे से मेरे प्लान्स का ध्यान रखना, और अगर वो लड़कियाँ तुम्हें परेशान करें तो ये उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैंने बहुत मेहनत से पता किए हैं, अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े तो। और अगर मैं ज़्यादा दिन तक यूरोप में रहूँ तो पीछे से मेरे घर जाकर मेरी फिशेस को खाना डाल देना। कि तभी अचानक से वहाँ एक लड़का आ जाता है और बताता है कि मैं मिस हुआयंग के साथ उनके यूरोप वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मेरा नाम चोई दुइल है, और कहता है हमारी एक मीटिंग है जिसके लिए मुझे तुमसे बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ इनह्योंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है जहाँ वो पार्क जे-सेन, जो इस बार के मेयर के इलेक्शन में भी खड़ा होने वाला होता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है जिस वजह से वो डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ जाता है, और ये कह सकते हैं इनह्योंग भी उस आदमी की हिट लिस्ट में आ जाती है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्क जे-सेन इनह्योंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर उसको रोककर उससे बात करने लगता है। और वहीं चाओ दुइल भी इंजू को लंच पर लेकर जाता है और उससे हुआयंग के बारे में पूछता है और बताता है कि उसका फ़ोन ऑफ है और मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसे वापस आ जाना चाहिए था। इंजू उसे जवाब देते हुए कहती है शायद वो थक गई होगी इसलिए आराम कर रही होगी। फिर बाद में इंजू हुआयंग के घर जाती है और वहीं दूसरी तरफ इनह्योंग भी वापस आती है जहाँ उसकी कलीग उसका अल्कोहल लेवल चेक करने लगती है जिस वजह से इनह्योंग गुस्सा करती है। तो उसकी कलीग अपने हेड को बताती है कि देखिए ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी कंपनी के रिपोर्टर अल्कोहल कंज्यूम करके गई थी, और ये बोलकर इनह्योंग का सामान चेक करती है जिसमें उसका माउथ वॉश निकलता है जिसे वो बार बार यूज़ करती थी, और असल में वो माउथ वॉश नहीं बल्कि उसकी बॉटल में अल्कोहल होता है। ये देखकर उसकी कलीग उसका ड्रॉ चेक करने लगती है तो उसे वहाँ बॉटल्स भी मिल जाती हैं। और वहीं इंजू भी हुआयंग के घर के अंदर जाती है जहाँ उसे बहुत सारा ब्रांडेड सामान दिखता है, और फिर वो फिशेस को खाना डालने लगती है तो उसे पीछे कुछ अजीब दिखता है, और जैसे ही वो पलट कर देखती है तो उसे कबर्ड के अंदर हुआयंग के पैर दिखने लगते हैं। तो वो आगे जाकर देखती है तो हुआयंग की बॉडी हैंग हुई हुई होती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है। फिर बाद में न्यूज़ में भी इस बारे में दिखाने लगते हैं कि हुआयंग ने सुसाइड से पहले सर्जरी कराई थी और अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि वो मरने से पहले एक बार अपने परफेक्ट फेस के साथ जीना चाहती है। फिर अगले दिन इंजू ऑफिस आती है जहाँ वही सब लड़कियाँ हुआयंग के बारे में भी उल्टा सीधा बोल रही होती हैं, जिसे सुनकर इंजू को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी लड़कियों के सीक्रेट्स बताने लगती जो उसे और हुआयंग को परेशान करती थी, और अपने बारे में बातें सुनकर वो सब चुप हो जाती हैं और हैरान भी। फिर इंजू कहती है कि तुमने हुआयंग को किस लिए बदनाम किया था, क्योंकि तुम उससे जेलस थी। तो उसके डिपार्टमेंट की हेड ही उससे कहती है कि मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा था। कि तभी उनके बॉस वहाँ आ जाते हैं और इस बात को क्लियर करते हैं और कहते हैं कि उसके और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था, और इंजू को बुलाकर अपने कैबिन में ले जाते हैं और वहाँ जाकर हुआयंग के बारे में उससे कुछ सवाल करते हैं और बताते हैं कि मुझे पता नहीं था वो चोर और मेरे पीठ पीछे से 15 साल से चोरी कर रही थी। और वहीं बैठा चाओ दुइल भी इंजू को बताता है कि उसने यूरोप वाले ऑफिस में भी 70 मिलियन वॉन की चोरी की है। ये सुनकर इंजू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने सारे पैसों का आखिर करेगी क्या। तो उसके बॉस उसे एक पेपर दिखाते हैं और बताते हैं कि जब मुझे पता चला तो मैंने उसे वार्न किया था और कहा था कि मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, मगर उसने मुझे सुसाइड की धमकी दे दी और फिर सुसाइड भी कर लिया। चाओ दुइल भी कहता है कि मुझे अभी तक एक्चुअली प्रॉपर पता नहीं है कि ये चोरी कितनी बड़ी है, इसलिए हमें पुलिस को इन्वॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। और इंजू से कहता है कि एक बस तुम ही हो जो हुआयंग के क्लोज थी, तो बताओ तुम ऐसा क्या जानती हो। इंजू कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और अपना रेजिग्नेशन देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनह्योंग के ऑफिस में भी एक बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ उसे वर्किंग आवर्स में अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से जॉब से निकाल देते हैं। और वहीं इंजू के पास भी हुआयंग की योगा अकेडमी से कॉल आती है और उसे बताते हैं कि मिस हुआयंग ने अपनी मेंबरशिप आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है। फिर इंजू उसी योगा अकेडमी चली जाती है और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताते हैं कि आपका लॉकर वो है
और जैसे ही वो चेंज करने के लिए लॉकर खोलती है तो उसे वहाँ एक बैग दिखता है। तो वो उस बैग को खोलती है, फिर उसमें वही हील्स निकलती हैं जो हुआ यंग ने उसे पहले भी पहनने के लिए दी थी। और उन हील्स के साथ एक नोट होता है जिसमें हुआ यंग ने इंजू को थैंक्स बोला होता है उसका साथ देने के लिए, और लिखा होता है कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहनों को रहने के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट मिल जाए। और ये नोट पढ़कर जैसे ही इंजू उस बैग को चेक करती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं।